Hello everyone and welcome back to the channel. Now we'll be discussing two very important topics from general physiology and which are edema and resting membrane potential. This video limits our discussion to edema, which is one of the core concepts, and in the subsequent video we'll be discussing the very important resting membrane potential. So what is edema? We'll be studying edema as a part of general physiology, but edema is not a physiological process, or rather it's a pathological stuff. Okay, so that was just a basic information. Now, definition was what is edema. So, edema is an abnormal excessive accumulation of fluid in the interstitial space. So, in this definition, there are too many terms which are needed to be properly understood in order to build a solid concept. ओके सो व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस. देखो होता क्या है कि जो स्पेस तुम्हारा वैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड जिसमें फ्लो कर रहा था सच एज आर्टरीज और वेन्स. ठीक है, ये वैस्कुलर सिस्टम में ये तुम्हारा आर्टरीज और वेन्स और जो तुम्हारे कैपिलरीज होते हैं उसमें जो ब्लड बह रहा होता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेस. राइट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रावेस्कुलर स्पेस, मतलब वेसल्स के अंदर. दूसरा स्पेस क्या होता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस. एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में सारे सेल्स वगैरह पड़े होते हैं और दो सेल्स के बीच का स्पेस होता है. तो तुमको समझ में ही आ रहा है कि इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बाहर जो स्पेस है वो है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस. और एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में दो चीज़ें हैं. एक तो देखो यहाँ पे, लेट मी क्लियर इट. एक तो देखो यहाँ पे ये जो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस, और ये जो स्पेस है ना, ये वाला जो स्पेस है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस. अब सर ये स्पेस क्यों बता रहे हो? देखो स्पेस बताने का यही मतलब है क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि एडेमा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है. तो एडेमा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा क्या है कि एडेमा इज एन एबनॉर्मल, मतलब ये नॉर्मली नहीं होता. ऑब्वियसली अगर नॉर्मली हो रहा होता तो हम इसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन हमने पहले ही बोला ये पैथोलॉजिकल स्टफ है. दूसरा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, मतलब क्या नॉर्मली इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड होता है? हाँ यार, होता ही होगा क्योंकि सेल्स में एक्सचेंज तो हो ही रहा है. सेल्स के अराउंड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की हम बात करते हैं वो यही वाला स्पेस होता है, ये वाला स्पेस ही होता है. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं एडेमा के डेफिनेशन से, और हमने ये समझ लिया कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है और एडेमा में एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है. अब देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का आउटलाइन ले लो कि होता क्या है कि जनरली आर्टरीज में तुम्हारा ब्लड यहाँ से बह रहा होता है. राइट, कैपिलरी लेवल पे जाके वो एक्सचेंज करता है टिश्यू से, और जो जितना भी फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन देने के बाद जो ब्लड बचता है वो वेन के थ्रू होके हार्ट में चला जाता है अल्टीमेटली. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज. अब होता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यू लेवल पे. देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरी के लेवल पे, और जो टिश्यू और जो सेल्स को जो काम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह चाहिए होगा या ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो फ्लूइड होगा वो लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू, वो लिम्फेटिक्स, ये हमारा लिम्फेटिक्स है, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन कर जाएगा? थोरैसिक डक्ट में. और थोरैसिक डक्ट कहाँ ड्रेन करता है ये आप लोगों को पता है आपके एनाटॉमी के नॉलेज से. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फ्लो ऑफ ब्लड की कैसे होता है. सो मुझे यही इस डायग्राम से यही समझाना था. यू कैन ऐड दिस डायग्राम इनटू योर नोट्स और नॉट, इट्स जस्ट अप टू यू. Now what actually happens is just because we need the blood or rather the fluid to move out of the capillary. तो यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ है कि मतलब प्रेशर जो होगा अंदर का ऑब्वियसली वो बाहर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करता है. ये हम अपने बेसिक 11th के नॉलेज से जानते हैं. तो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और नाम से ही समझ में आ रहा होता है ये जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड्स लगाते हैं एक दूसरे पे. अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या पुश करते हैं, और पुश करके हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू फ्लूइड को हम कैपिलरी के बाहर निकालते हैं. दूसरा एक प्रेशर होता है जिसका नाम है ऑन्कोटिक प्रेशर. ऑन्कोटिक प्रेशर कौन लगाता है? ऑन्कोटिक प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो लगाते हैं. देखो इसको ऐसे समझो कि देखो ब्लड प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज है और वो ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे लगा रहे होते हैं. इसको ऐसे समझो कि देखो नेगेटिवली चार्ज है, राइट, और नेगेटिवली चार्ज है तो फ्लूइड में मेजर कंपोनेंट किसका होता है? वाटर का कंपोनेंट होता है, और वाटर इज अ व्हाट? पोलर एंटिटी. तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव चार्ज से ऑब्वियसली अट्रैक्टेड होगा. तो इस हिसाब से या इस तरीके से वी कैन से कि ब्लड प्रोटीन्स जो है पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अराउंड अट्रैक्ट करते हैं. इन शॉर्ट ऑन्कोटिक प्रेशर से क्या होता है कि ब्लड प्रोटीन्स फ्लूइड को ब्लड में यानी इंट्रावेस्कुलर स्पेस में कन्फाइंड रखते हैं.
ये बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है और प्रोटीन्स अपने तरफ खींच रहा है। प्रोटीन्स तो कभी प्रोटीन तो कभी इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बाहर आता नहीं है, तो पानी तुम्हारा कहाँ कन्फाइंड रह जाएगा या फ्लूइड तुम्हारा कहाँ कन्फाइंड रह जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वेसल्स के अंदर कन्फाइंड रह जाएगा। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तुमको समझ में आ रहा होगा, फ्लूइड्स जो होते हैं वो आउटवर्ड पुशिंग प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली चीज़ें कहाँ आ रही होती हैं, तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बाहर आ रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर फोर्सेस के बेसिक्स। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे आर्टेरियल एंड पे जो होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर पुश कर रहा है और ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड को अंदर पुल कर रहा होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेनस एंड पे भी बाहर पुश कर रहा होगा और ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड को अंदर पुल कर रहा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्टेरियल एंड पे हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन दी oncotic pressure, so it is but obvious that net movement of the fluid would be outwards, तो यहाँ से अल्टीमेटली फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। ये चीज़ है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो वेनस एंड पे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑन्कोटिक प्रेशर से कम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। यहाँ से फ्लूइड का अल्टीमेटली मूवमेंट अंदर होता है। देखो दिस इज़ द बेसिक फिजियोलॉजी, तुमको समझ में भी आ रहा होगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि फ्लूइड का मूवमेंट यहाँ से यहाँ बाहर हो रहा है और अदर कैपिलरी से बाहर हो रहा है, ठीक है। और जो सेल्स को रिक्वायरमेंट है वो सेल्स इसको यूज़ कर ले रहे हैं, और कुछ फ्लूइड का मूवमेंट फिर यहाँ से वेनस फ्लूइड्स में अंदर चला जा रहा है, और अल्टीमेटली जो बचा हुआ चीज़ है वो थोरैसिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होके अल्टीमेटली वेनस सिस्टम में चला जा रहा है। तो तुमको देखो अल्टीमेटली जितना आ रहा होगा उतना जा रहा होगा, तो इसी से हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या है, मेंटेन्ड है। सो ये बात आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब देखो इडेमा में क्या होता है ना, इडेमा में यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। देखो अगर अपन बेसिकली बात करें तो कैसे डिस्टर्बेंस होगा, तो डिस्टर्बेंस ऐसे होगा कि देखो इडेमा मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, यही तो स्पेस, दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। तो फ्लूइड को यहाँ एक्यूमुलेट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो फ्लूइड बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा और एक्सेसिव बाहर आएगा तभी तो एडेमा होगा। दूसरा क्या होना चाहिए कि तुम्हारा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, राइट। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कर रहा था, फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर खींच रहा था। तो अगर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमें नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कराना है, तो हम क्या करेंगे, ऑन्कोटिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि ये जो तुम्हारा थोरैसिक डक्ट वाला एरिया है, यहाँ पे तुम कुछ चीज़ें ला के इसको ब्लॉक कर दोगे। तो अगर कुछ चीज़ें रख के इसको अगर तुम इसको ब्लॉक कर दोगे, मैं से मान लो ये ब्लैक पेन से मैं कह रहा हूँ, ये अगर हमने ये ब्लॉक कर दिया है, तो फ्लूइड जो होगा यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, वो फ्लूइड जो होगा यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा। और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा यहाँ, तो अल्टीमेटली वो यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, और इतना अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो ये एक तो क्या है कि लिम्फ ऑब्स्ट्रक्ट कर दो आप, ठीक है, लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप कर दें तो ये दिस इज लिम्फैटिक्स। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट इडेमा। इतना ही में ही इडेमा खत्म हो जाता है। बस अब हमें ये देखना है कौन कौन से कंडीशंस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, कौन से कंडीशंस में ऑन्कोटिक प्रेशर घटता है, और कौन से कंडीशंस में लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। देखो अगर टिपिकली बोले कि किस कंडीशंस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वो एक डिजीज कंडीशन होगी, तो उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। सो ये अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं तुमको ये कहूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, तो don't expect this that I'll be explaining you what is congestive cardiac failure, because that is the not the part of your curriculum, and matlab that is the part of your curriculum in the subsequent years and not now. So I'll limit my discussions to only to the names and examples, right. I'll give you a basic idea, but उससे क्या होगा, हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, and I don't want माई वीडियोज़ टू गो बियॉन्ड 11 और 12 मिनट्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो देखो अब कॉजेज ऑफ एडेमा की बात करोगे तो पहले बोल चुका इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होगा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। देखो कार्डियक फेलियर में होता क्या है कि अल्टीमेटली तुम्हारा जो हार्ट होता है ना वो पंप नहीं कर पाता है, और अगर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो अगर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा जो फ्लूइड होगा वो कहाँ एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, फिर यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, फिर यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, और अल्टीमेटली वो जाके सेल्स के लेवल पे एक्यूमुलेट कर जाता है। अब वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में भी तुम सेम चीज़ समझ सकते हो। देखो वेन्स जो होती है यहाँ पे ड्रेन कर रही होंगी, अगर ये वेन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, राइट, तो वो क्या होगा कि तुम्हारा फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, फिर यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ रहा होगा। एसाइटिस में क्या होता है कि तुम्हारा एसाइटिस मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना।
तो दीज आर द 3 कंडीशंस जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑन्कोटिक प्रेशर कौन लगाता है? ऑन्कोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स और अदर प्रोटीन्स, राइट? सो सिंस ऑन्कोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, अगर हम प्रोटीन्स के लेवल को बॉडी में कम कर देंगे तो ऑब्वियसली ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली तुम्हारा एडेमा हो जाएगा। ओके फाइन। नाउ प्रोटीन्स मेजरली सिंथेसाइज कहाँ होता है बॉडी में? आंसर इज लिवर। तो लिवर की कंडीशंस जितने भी होंगी वो तुम्हारे ऑन्कोटिक प्रेशर को कम कर देंगे और अल्टीमेटली तुम्हारा एडेमा करा देंगी। तो जब तुम 3rd और 4th ईयर में आओगे और जब तुम लिवर फेलियर का पेशेंट देखोगे तो तुमको क्लियरली दिखेगा कि उसको एडेमा हो रखा है। तो एडेमा क्यों हो रखा है? क्योंकि लिवर डैमेज है, तो ब्लड प्रोटीन्स कम है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर बॉडी में कम लग रहा है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर अगर बॉडी में कम लग रहा है तो क्या हो गया? तो एडेमा हो गया। तो दिस इज हाउ this total conceptual knowledge revolves around a central idea of physiology. That's why I say physiology को बहुत ही तमीज़ से करो, तमीज़ से करो, तमीज़ से करो, राइट? हाँ, सो डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर की कंडीशंस विल बी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जस्ट क्वाशियोरकर मरासमस एंड लिवर सिरोसिस। ऑब्वियसली लिवर सिरोसिस या फिर तुम लोग चुपचाप लिवर फेलियर बोल देना, फर्स्ट ईयर के लेवल पे लिवर फेलियर बोलना इज़ वेरी काफ़ी ठीक है। नाउ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस, देखो जब तुम 2nd ईयर में आओगे पैथोलॉजी में तुम पढ़ोगे कि जो कैंसर होता है ना वो मोस्ट कॉमनली कैसे स्प्रेड करता है, तो लिम्फेटिक्स की तरह स्प्रेड करता है। तुम अपने अपर लिम्फ के भी नॉलेज में पढ़ोगे, जब तुम ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ रहे होगे तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वगैरह तुम पढ़ रहोगे। तो ब्रेस्ट कैंसर विच इज़ अ कॉमन कैंसर नाउ डेज इन फीमेल्स, तो उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा कैंसर होता है वो स्प्रेड करता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। और अगर कैंसर इज व्हाट? कैंसर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, राइट? तो अगर मान लो ये तुम्हारा लिम्फेटिक और कलेक्शन ऑफ सेल्स तुम्हारा लिम्फेटिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इस लेवल पे क्या होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फिर वो अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा एंड दैट विल कॉज व्हाट? एडेमा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडेमा। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर तुम अपना NaCl इंटेक बढ़ा दोगे तो सोडियम इज व्हाट? सोडियम इज ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फ्लूइड को अपने अराउंड खींचेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और क्या करा देगा? एडेमा करा देगा। एंड दिस इज 5th चीज़ जिसकी वजह से एडेमा होता है, दैट इज इन्फ्लामेशन। तुम देखे होगे कि तुमको मान लो अगर एक मतलब स्टिंग बाइट हो जाए या फिर मधुमक्खी वगैरह तुमको अगर काट दे तो तुम देखे होगे वहाँ पे क्या हो जाता है? रेडनेस वगैरह हो जाता है, वो फूल जाता है। तो फूलता क्यों? फूलता है एडेमा की वजह से। and this is a cardinal sign. Edema is a very important cardinal sign of inflammation that you'll be reading in your subsequent years. ठीक है, so this was all about edema. So these are the extra points, right? अगर तुमको ये देखना है तो तुम देखो, otherwise you can leave it. So for edema we discussed was of interstitial space. ठीक है, हम लोग interstitial space वाला edema देखें या फिर extracellular space वाला, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं extracellular edema। और अगर तुमको टीचर कन्फाइन ना करे अगर क्वेश्चन पूछने में कि एडेमा, अगर वो तुमसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछे कि एडेमा बताओ, तो तुम एक्स्ट्रासेलुलर एडेमा ही लिख के आना और थोड़ा सा इंटरसेलुलर एडेमा एक्सप्लेन कर देना जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तुम अपने एडेमा को कंसिडर करो कि वो क्या है, कि एक एक्स्ट्रासेलुलर एडेमा ही है। अब क्या होता है कि इंटरसेलुलर एडेमा क्या होता है? तो देखो, इंटरसेलुलर एडेमा कुछ कंडीशंस में होता है। पहला है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का डिफेक्ट। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला पंप है जो कि 3 सोडियम बाहर फेंकता है सेल के और 2 पोटेशियम अंदर लाता है। तो अगर ये डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब ये काम करना बंद कर देगा, तो ये 3 सोडियम को बाहर नहीं फेंक पाएगा। और अगर 3 सोडियम को बाहर नहीं फेंक पाएगा तो सोडियम जो है सेल के अंदर एक्यूमुलेट करेगा और फिर वो फ्लूइड को अपने पास ले आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? सेलुलर स्वेलिंग या फिर इंटरसेलुलर एडेमा हो जाएगा। तो ये एक बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरसेलुलर एडेमा तुम रख लो। ठीक है, और अगर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन डिफेक्टिव होगा, मान लो तुम्हारा इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन है, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट क्या है? फ्रीली सेपरेटेड है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली सेपरेटेड है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ गया तो ऑब्वियसली बाहर से फ्लूइड अंदर रश कर जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हें इंटरसेलुलर एडेमा हो जाएगा। और हाइपोनेट्रीमिया में एक कंडीशन होती है जहाँ पे इंटरसेलुलर एडेमा होती है, तो बस तुम उसको एक याद रख लो। ठीक है, और हाइपरेमिया और कंजेशन क्या होता है? अब देखो, हमने सारे स्पेसेस में एडेमा डिस्कस किए थे ना। इंटरस्टिशियल स्पेस में एडेमा वाज एक्स्ट्रासेलुलर एडेमा, सेल के अंदर एडेमा वाज इंट्रासेलुलर एडेमा, और इंटरसेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस मिला के क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस। तो सर अगर इंट्रावैस्कुलर स्पेस में ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो हम उसको एडेमा नहीं बोलते, उसको हम हाइपरेमिया या फिर कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, बट ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। Please like, subscribe and share.